19 अगस्त 2022 और रोज़ की तरह आज हम तीनों एडिटोरियल जो जॉन में आए हैं उसकी समरी देखेंगे, ठीक है? और इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको फ्री ग्रुप के बारे में अपना बता दूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपको पता है कि रोज़ सुबह हम साढ़े 9 बजे के करीब ना जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियन आते हैं, 3 एडिटोरियल और 4 ओपिनियन, उनका पीडीएफ जो है ना, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ एक फ़ाइल में और महीने बाद जो है ना, वो हम पूरे महीने में जितने एडिटोरियल और ओपिनियन होते हैं, उनकी एक कंबाइंड फ़ाइल शेयर करता हूँ। लास्ट वीक मैंने आपसे जनवरी से लेके जुलाई तक जितने भी एडिटोरियल आए हैं तकरीबन 4700 शायद पेजेस थे, तो वो आपसे फ़ाइल शेयर की थी। तो वो तो हम फ्री ग्रुप में शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन अब मैं नई चीज़ जो स्टार्ट कर रहा हूँ कि रोज़ मैं आपसे रात को 9 बजे ना एक कोई भी ओपिनियन इंटरनेशनल मैगज़ीन या न्यूज़पेपर का शेयर करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि आपसे ऐसा मटीरियल शेयर करूँ, जो बगैर सब्सक्रिप्शन के नहीं मिलता, फ्री नहीं मिलता। जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएँगे, तो वो आपको सब्सक्रिप्शन का बोलेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो पेड आर्टिकल्स होते हैं, वो मैं आपसे रोज़ शेयर करूँ और इसमें ये होगा कि उसमें मैं पहले खुद देख लिया करूँगा कौन-सा अच्छा है पढ़ के, ठीक है? और क्योंकि रोज़ सिर्फ़ एक ओपिनियन शेयर होगा, लेकिन वो इस तरह का होगा कि वाक़ई जो सीरियस लोग हैं, उनको पढ़ने के काफ़ी है ना मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं पूरी-पूरी फाइल्स शेयर कर देता था न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, तो वो कोई पढ़ने की ज़हमत नहीं करता था। तो अब सिर्फ़ सुबह 9 बजे हमारे फ्री ग्रुप में शेयर होंगे एडिटोरियल ओपिनियन डॉन के और रात को 9 बजे है ना कोई एक ऐसा ओपिनियन होगा जो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पढ़ना जिसे चाहिए, जो वाक़ई सीरियस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिन्होंने अपीयर होना है, ठीक है? ये तो हमारा फ्री ग्रुप है। बाकी अगर ये वीडियो वाला हमारा आपने पेड ग्रुप जॉइन करना हुआ तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ₹200 ईज़ी पैसा पर मंथ हमने इसकी फ़ी रखी हुई है और इस पे भी काफ़ी लोगों को एतराज़ है कि भई क्यों रखी हुई है? तो उसमें बेसिकली इश्यू ये है कि ज़ाहिर है इंटरनेट का खर्चा काफ़ी आता है, उसके अलावा एडमिन एक रखा हुआ है, तो वहाँ मेरी मजबूरी है, उसको मैं फ्री नहीं कर सकता, लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं कि 4-5 लोग मिलके एक मेंबरशिप ले लें और आपस में ग्रुप बना के शेयर कर लिया करें। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि हर कोई अलग-अलग मेंबरशिप ले, तो आप कोशिश करें एक लेके आगे कर लिया करें, ताकि इस तरह एक ग्रुप भी चलता रहे और आप लोगों पे भी है कोई बर्डन ना पड़े, ठीक है? ₹200 पर मंथ है, अगर 6 लोग भी मिलके ले लेते हैं, तो ₹30 पर मंथ हर किसी ने देना है, ₹1 रोज़ का बनता है। अब अगर वो भी अगर आपको ज़्यादा लगता है, तो फिर अब मेरे पास कोई कहने को अल्फ़ाज़ नहीं है, यही कह सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास एडिटोरियल की तरफ हम आ जाते हैं। वो पहला एडिटोरियल हमारे पास है, वो है हमारे पास पॉर्न सैक्रिफाइस, ठीक है? सैक्रिफाइस होता है कुर्बानी और पॉर्न यहाँ पे क्या मतलब होता है? पॉर्न मतलब होता है पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पसेज़। एक किसी ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया जाए दूसरों की जानिब से अपने मकासद के लिए, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है शहबाज़ गिल के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से उसको जो है ना वो अकेला छोड़ दिया गया है। अब एक और मीनिंग इसका देख लेते हैं, वो कह रहा है कि जी, इफ यू से दैट समवन इज़ यूजिंग यू एज़ अ पॉन, यू मीन दैट दे आर यूजिंग यू फॉर देयर ओन एडवांटेज। अगर कोई कहता है कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है एक पॉन के तौर पे, इसका मतलब है कि वो आपको यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। इट लुक्स एज़ दो uh, it looks as though he's being used as a political pawn by the president, ठीक है? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि किस तरह शहबाज गिल को इस्तेमाल किया गया है इसके पार्टी की जानिब से और किस तरह उसको अकेला छोड़ दिया गया है, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी, इट मस्ट बी लोनली बीइंग शहबाज गिल दीज़ डेज़। उन्होंने कहा ये क्या है आजकल होना शहबाज गिल वो क्या है, इट मस्ट बी लोनली कि बड़ा क्या है लोनली होगा कि बड़ा आप अकेला महसूस करते होगे शहबाज गिल होना, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से हर किसी ने मुँह मोड़ा है इससे, ठीक है? अच्छा, और कह रहे हैं कि जी विद हिज और किस तरीके से है ना ये अपने आप को अकेला महसूस करता होगा with his own party now backpedaling from its moral support for the controversial statements he made during a TV show last week, Mr. Gill must be feeling abandoned and forlorn. उन्होंने कहा के साथ ही क्या इसकी अपनी पार्टी है ना नाउ बैक पैडलिंग, बैक पैडल होता है कि अपने कहे हुई एक्शन और अल्फाज से क्या है वापस लेना, ठीक है? क्योंकि शुरू में कुछ हमें इक्का-दुक्का लोगों की तरफ से नज़र भी आया, ये सुनाई देने की कोशिश की कि नहीं भई इसके साथ ज़्यादती हुई है और इस तरह की मतलब कोई हमदर्दी करने की कोशिश की, लेकिन अब ये उसकी पार्टी है वो बैक पेडल कर रही है, अपना ये उसका ओपिनियन था उसको क्या है वापस ले रही है फ्रॉम इट्स मॉरल सपोर्ट। जो पहले मॉरल सपोर्ट कर रहे थे, अब वो क्या है वापस ले रहे हैं फॉर द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उन मतनाज़ा स्टेटमेंट्स के लिए बयान के लिए ही मेड जो उसने दिए ड्यूरिंग अ टीवी शो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो टीवी शो के दौरान जिसने मतनाज़ा बयान दिए उस पे वो पहले वो मॉरल सपोर्ट हमें देखने को मिल रही थी, उससे वो क्या है बैक पेडल कर रहे हैं पीटीआई वाले। तो उन्होंने कहा इस तरह जब सारे लोग क्या है किनारा कशी से इख्तियार कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, मिस्टर गिल मस्ट बी फीलिंग अबैंडन्ड एंड फॉरलॉर्न। उन्होंने कहा मिस्टर गिल ये लाज़मी क्या है वो महसूस कर रहा होगा अबैंडन्ड कि उसको जैसे छोड़ दिया गया है एंड फॉरलॉर्न के मतलब बिल्कुल अकेला है, कोई भी इसकी मदद करने वाला नहीं है।
The unequivocal condemnations now being directed at him by other PTI leaders threaten to blow away the fig leaf of his only plausible defense that the most problematic remarks he made were never intended for the armed forces but were directed at civil servants instead. और उनका ऐसी कंडमनेशन ऐसे आप कह लें कि जी मुज़म्मती बयान जो अनइक्विवोकल थे यानी कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी मतलब किसी भी तरह का क्या है अबहम नहीं था। अब वो किस तरफ ये मजम्मत की जा रही है बाय दूसरे पीटीआई लीडर्स की तरफ से दी जा रही है थ्रेटन टू ब्लो अवे द फिग लीफ ऑफ हिज प्लॉजिबल डिफेंस और वो ये आप कह लेंगे जी इस बात का खतरा पैदा हो रहा है कि वो उसको क्या है बिल्कुल दूर कर देगा वो ये एक फिग लीफ थे कि जी उसका ये प्लॉजिबल डिफेंस है कि क्या उसको क्या है अपने दिफा में यूज़ कर सकता है कि जी उसने प्रॉब्लमेटिक रिमार्क्स दी हैं वो कभी भी है ना वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं थे बट वो डायरेक्टेड एट सिविल सर्वेंट्स इंस्टेड के बल्कि वो क्या है सिविल सर्वेंट्स की जानिब इशारा किया गया था Ajab Kane, due to the blowback from the incident, there has been a visible modulation in the PTI's combative posture over the past week. उन्होंने कहा ड्यू टू द ब्लोबैक होता है कोई अनफोर्सीन अनवांटेड इफेक्ट रिजल्ट और सेट ऑफ रिpercussions कोई ऐसी चीज़ जो आप ना चाह रहे हो जिसको उसका रिजल्ट आया लेकिन वो क्या है वैसा आ जाए तो उन्होंने कहा ये ब्लोबैक है फ्रॉम इंसिडेंट से कि जिस तरीके से हमें है ना वो रिpercussion देखने को मिले जो हमें रिजल्ट देखने को मिला देयर हैड बीन अ विजिबल मॉड्यूलेशन और वाज़ेह तौर पे क्या है विजिबल मॉड्यूलेशन देखी जा सकती है मॉड्यूलेशन होता है वेरिएशन द स्ट्रेंथ टोन और पिच ऑफ वंस वॉइस का मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा कॉम्बैटिव पोस्टर था जारहाना रवैया था लेकिन अब क्या है उसमें हमें वाज़ेह तौर पे तब्दीली फ़र्क महसूस हो सकता है कि अगर हम उसे मुवाजना करें कि पहले पास्ट वीक में इनकी जो टोन थी और अब जो है टिल यस्टरडे कल तक गुजरे कल तक क्या था इट सीम पार्टीज लीडरशिप वाज रिकंसीडरिंग इट्स टैक्टिक्स टू प्रेशर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टू रिकंसीडर इट्स alleged बैकिंग ऑफ द इनकम्बेंट regime उन्होंने कहा कल तक तो क्या था ये दिखाई देता है कि पार्टी की लीडरशिप है वो ये रिकंसिडर कर रही है सोच रही है इट्स टैक्टिक्स अपने जो इनके सारे टैक्टिक्स हैं ये कोशिशें हैं टू प्रेशर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ताकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशर में लाया जा सके टू रिकंसिडर इट्स alleged बैकिंग ऑफ द इनकम्बेंट regime के वो दोबारा गौर व फिक्र करें ये मुबैना तौर पे यो सपोर्ट कर रहे हैं इनकम्बेंट रजीम यानी कि मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत it would appear ऐसा दिखाई देता है that a consensus had been raised even within the PTI ranks that whatever is intended meaning and audience, Mr. Gill definitely did cross a line. और ऐसा दिखाई देता है कि जो कंसेंसस है ना इत्तेफाक राय वो तय पा गया है किसके दरमियान कि पीटीआई के जो आप लोग हैं उनके दरमियान भी कि जो भी इसका इंटेंडेड मीनिंग था कि जो भी ये चाहता था कि है ना अपनी ऑडियंस को मिस्टर गिल डेफिनेटली डिड क्रॉस अ लाइन कि उसने क्या है वाकई हद से तजावुज किया Mr. Imran Khan, who Mr. Gill serves as chief of staff earlier this week, called his remarks wrong and regretted that they were ever uttered. और सबसे बड़ी उम्मीद ज़ाहिर है आपका लीडर होता है लेकिन वहाँ पे भी इमरान खान ने भी है ना जो क्या है मिस्टर गिल का चीफ ऑफ स्टाफ था उस तरह सर्व करता था इस हफ्ते के शुरू में क्या है उसने भी इमरान खान ने इसके रिमार्क्स को कह दिया कि रॉन्ग कि वो गलत थे एंड रिग्रेटेड अफसोस का इजहार किया डेट दे वर एवर अटर्ड कि वो जो है ना वो बयान किए गए Just a day later, one of Mr. Khan's closest confidants, Faisal Javed, went so far as to call for legal proceedings against Mr. Gill because such statements cannot be acceptable. और इनका सिर्फ एक दिन बाद जो मिस्टर खान के जो है ना क्लोजेस्ट सबसे करीबी दोस्तों में से अगर आप कह लें कॉन्फिडेंट तो फैसल जावेद जो हैं वो यहाँ तक गए कि उन्होंने कहा कि जी लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए मिस्टर गिल के खिलाफ क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है ना वो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है काबिल कबूल नहीं है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट यूज़ हुआ हुआ है ये आप स्पेलिंग देखिएगा एक होता है कॉन्फिडेंट ठीक है वो ई के साथ होता है और ये ए के साथ है और ए के साथ इसका क्या मतलब होता है कि कोई एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा जिससे बहुत ज़्यादा आपकी दोस्ती हो उससे हर चीज़ आप शेयर करते हो तो कॉन्फिडेंट बोलते हैं इसको ठीक है अच्छा अच्छा it seems that they had realized that Mr. Gill may have poked a sleeping beast right in the eye उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने ये समझ लिया है पीटीआई वालों ने कि मिस्टर गिल ने है ना may have poked a sleeping beast right in the eye अच्छा ये ईडीएम है इसका क्या मतलब है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये कह रहे हैं कि जी to intentionally make or try to make someone angry or offended जानबूझ के आप दूसरों को क्या है गुस्सा दिला देते हो खासतौर पे ऐसे शख्स हो जो क्या है आपसे ज़्यादा पावरफुल हो एग्जाम्पल देखें ही attacked his colleagues for not wanting to poke the bear referring to them not wanting to confront the president ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे जानते बूझते आप किसी दूसरे शख्स को है ना गुस्से में गुस्सा दिला दो तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि मिस्टर गिल ने भी है ना वो इस तरह गुस्सा दिला दिया ऐसे लोगों को जो क्या है ज़्यादा उससे पावरफुल हैं ठीक है अच्छा
There now remains the important question of whether Mr. Gill made those remarks of his own accord or whether he was dictated or handed a statement to deliver. उन्होंने कहा अब ये सबसे एक ही बात जो रह गई है इम्पोर्टेंट सवाल है अहम सवाल वो ये है कि क्या मिस्टर गिल ने है ना वो ये रिमार्क्स दिए थे उसने ऑन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड दिए थे अपनी मर्जी से दिए थे और वेदर ही वाज डिक्टेटेड और हैंडेड अ स्टेटमेंट टू डिलीवर या उसको ये है ना डिक्टेट किया गया था या उसको एक स्टेटमेंट दी गई थी कि ये आप पढ़ो. The government is hell-bent on proving the latter as is evident from its tug of war over Mr. Gill's custody. और गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल इस बात पे स्टार्ट कर रही है कि जी ऑन प्रूविंग द लेटर कि वाकई इसको ये है ना कहा गया था कि आप ऐसा करो एज इज एविडेंट जो वाजे तौर पे दिखाई देता है फ्रॉम इट्स टग ऑफ वॉर ओवर मिस्टर गिल्स कस्टडी वो यो एक तरीके से यो इनकी टग ऑफ वॉर जारी है मिस्टर गिल की कस्टडी को लेके उसकी हिरासत को लेके which devolved into 2 hour standoff between Rawalpindi and Islamabad police late Wednesday night. और ये क्या है एक 2 hour standoff हमें देखने को मिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान लेट वेडनेसडे नाइट को. अच्छा, अब एक और सवाल जो है ना इसके जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन है उस हवाले से बात करेंगे जी. The question of his missing mobile phone, which the government believes holds evidence important to the case, has still not been resolved. उनका ये सवाल ये इसका फ़ोन जो गुमा था जो मतलब मिला नहीं है किसी को जो गवर्नमेंट ये समझती है कि उसमें क्या है एविडेंस है सबूत है इंपॉर्टेंट टू द केस के केस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबूत है वो है उसमें हैज स्टिल नॉट बीन रिजॉल्व उसको क्या है अभी तक हल नहीं हुआ है. इट में नेवर बी और कहने हो सकता है ऐसा कभी ना हो क्यों कंसिडरिंग द टाइम दैट हैज elapsed since मिस्टर गिल्स अरेस्ट क्योंकि जितना टाइम गुजर चुका हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन मिलना था वहाँ से मिल ही जाना था जिसके पास भी था ड्राइवर के पास था या उसने जिधर से भी किया वो फ़ोन वहाँ से गायब करा दिया तो उन्होंने कहा हो सकता है कि अब इतना टाइम गुजर गया तो ये कभी भी रिकवर ना हो क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है. In any case, the concerns over torture allegedly perpetrated against Mr. Gill are valid and must be looked into forthwith. उनका जो भी बात हो ये कंसर्न्स हैं खदशात हैं कि जी उसको टॉर्चर किया गया है मुबैना तौर पे मिस्टर गिल के अगेंस्ट उन्होंने कहा अगेंस्ट वो मुबैना तौर पे क्या है वो दिखाए दुरुस्त दिखाई देते हैं कि जी उस पे टॉर्चर हुआ है एंड मस्ट बी लुक्ड इनटू फोर्थविथ और उसको क्या है फौरी उसको देखा जाना चाहिए फोर्थविथ फौरीविथ के फौरी तौर पे कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी क्या है एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. The police should conduct their investigations और पुलिस को क्या है अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तहकीक करनी चाहिए बट दे शुड नॉट एक्सीड द बाउंड्स ऑफ द लॉ लेकिन उनको क्या है लिमिट्स में रहना चाहिए एक्सीड नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून की लिमिट है. It is also worth asking again why the government is falling over itself to prosecute this case when the military, the party allegedly affected by Mr. Gill's remarks, has yet to initiate any proceedings against him. और उन्होंने कहा ये भी बात पूछने के काबिल है कि क्यों गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश कर रही है कि खुद ये मुकदमा चलाए इसके गिल के खिलाफ जबकि मिलिट्री जो है ना जो मुबैना तौर पे जो है ना वो मुतासर हुई है मिस्टर गिल के रिमार्क से उसने अब तक कोई प्रोसीडिंग्स जो है ना उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ नहीं की हैं. Meanwhile, इस दौरान क्या है the PTI seems to be wasting its breath arguing that PDM leaders should be similarly prosecuted for statements they have made in the past against the military leadership. उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि पीटीआई जो है ना वो अब क्या है वेस्ट अपना ब्रेथ वेस्ट कर रही है इसका मतलब होता है कि जब आप किसी कोई बात करते हो कोई एडवाइस देते हो कोई विदाउट फैक्ट यानी उसका क्या है असर नहीं होता. तो पीटीआई वाले क्योंकि आपने देखा होगा वो कह रहे हैं कि भाई जी ठीक है गिल ने ये भी कहा कि लेकिन अगर उन्होंने बयानात सारे निकाले थे ख्वाजा आसिफ के इसके जरदारी के मरियम के नवाज शरीफ के कि भाई उन्होंने भी किस किस तरह जो है ना फौज के खिलाफ बयान दिए हुए हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पीटीआई ऐसा दिखाई देती है कि वो क्या है अपना आप कह लें कि इस तरह की बात कर रहे हैं जिसका कोई असर नहीं है और वो बात क्या करते थे कि पीडीएम लीडर्स शुड बी सिमिलरली प्रोसिक्यूटेड फॉर स्टेटमेंट्स दे हैव मेड इन द पास्ट अगेंस्ट मिलिट्री लीडरशिप के जो पीडीएम लीडर्स हैं उनको भी है ना उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए कोई जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी माजी में मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ. Military involvement in politics is bound to invite criticism from political quarters. उन्होंने कहा जब मिलिट्री इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स में तो ये लाजमी है कि है ना हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा तनकीद देखने को मिलेगी सियासी हलकों की जानिब से. Mr. Gill, on the other hand, stands accused of fomenting discord within the military ranks, which, if proven in a court of law, is a much more severe offence compared to mere criticism. और इन्होंने कहा मिस्टर गिल अगर ये है ना वो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि जी उन्होंने क्या है फॉमेंट किया है इंस्टिगेट किया है स्टरअप किया है डिस्कॉर्ड इसको लड़ाई झगड़े को किसमें मिलिट्री रैंक्स में विच इफ प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर साबित हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में एक ज़्यादा यह है ना घनौना जुर्म है कंपेयर टू मेयर क्रिटिसिज्म अगर हम इसका मुकाबला करें मुवाजना करें सिर्फ तनकीद पे से क्रिटिसिज्म से ठीक है. तो ये हमारे पास एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था किस तरीके से है ना इस तरह है कि इसको अकेला छोड़ दिया गया है शहबाज गिल को और जितने भी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी इमरान खान समेत उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया ये कह के कि भाई वाकई इसने है ना वो लिमिट क्रॉस की है. ठीक है. अच्छा, अब हम दूसरा एडिटोरियल देख लेते हैं
दूसरे एडिटोरियल थोड़े इतने ये थोड़ा चलें पहले देख लेते हैं, फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये किस हवाले से है? हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडियन वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है ना इनके फ़ौजियों की जानें ज़ाया होती हैं, तो उस हवाले से एडिटोरियल में कह रहे हैं कि भई इसका मसला कोई हल निकाला जाना चाहिए और पीस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होता है। अब इसमें हुआ क्या है कि एक हमें ये पता चला है, एक बॉडी मिली है इंडियन सोल्जर की, जो एक आइस स्टॉर्म में जो है ना वो गुम हो गया था सियाचिन ग्लेशियर में 38 साल पहले। वो दिखाती है कि ये एक फ्रूटलेस नेचर ऑफ इस हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट की जो जंग है इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो लड़ी जा रही है, और इसकी क्या है, फ्रूटलेस नेचर है, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और किस तरह कह रहे हैं ये हकीकत ये है कि जो सोल्जर्स हैं दोनों साइड से, वो क्या है, मरते हैं कई वजूहात की वजह से, जिसमें क्या है, फाइटिंग के अलावा दूसरी वजूहात हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जी, और ये कहाँ पे इनकी अमवात होती हैं, जो दुनिया का सबसे आप कह लें हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उन्होंने कहा गन्स की बजाय जो है ना इसमें फ्रॉस्ट बाइट और एवलांचेस होते हैं, वो उसकी वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं सियाचिन में। और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाता है, कब से ये हो रहा है? उन्होंने कहा द कॉन्फ्लिक्ट dates back to 1984 when the Indian forces occupied the icy glacier and has effectively remained frozen ever since, although it has taken a high toll in both blood and treasure. उन्होंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट अगर हम इसको देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो ये 1984 पे जाता है, जब इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया था आइसी ग्लेशियर। और उसके अलावा जो है ना वो अ, उसके बाद से मतलब ये ताल्लुकात जो है ना वो सारे इसी तरह के हैं, और किस तरीके से वहाँ पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे है ना दोनों तरफ से हमें अमवात नज़र आती हैं। ठीक है, और उसमें अगर देखें थोड़ा हम डेटा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी 2500 सोल्जर्स की डेथ हुई है पाकिस्तान इंडिया मिला के, कब से, 1984 से लेके अब तक। और जो उन्होंने कहा जो ज़्यादा डेथ्स थी वो फाइटिंग में से नहीं हुई, लेकिन क्या थी, बहुत ज़्यादा जो शदीद वेदर था, मौसम था, और इनहॉस्पिटेबल टेरेन, उस वजह से डेथ हुई है। और सबसे कह रहे हैं ज़्यादा जो डिज़ास्टर था, सबसे बड़ा डिज़ास्टर था, वो 2012 का गैरी एवलांच था, जिसमें 140 तकरीबन पाकिस्तानी सोल्जर्स जो शहरी थे ना, वो क्या है, जिंदा ज़िंदा आप कह लें कि दफ़न हो गए थे। ये टन्स ऑफ स्नो एंड रॉक वहाँ पे थे। और इसी तरह बता रहे हैं कि जी द इंडियन साइड हैज़ आल्सो रिकॉर्डेड फैटेलिटीज़ ड्यू टू एवलांचेस, के ये पाकिस्तान को बताया, और साथ ही इंडिया वाले हैं ना, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, ये उनकी जानें गई थी एवलांचेस की वजह से। अच्छा। उन्होंने कहा जो दूसरे एरियाज़ हैं उसके लिए क्या है, हो सकता है ज़रूरत हो कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस की, लेकिन उनका सियाचिन क्वेश्चन इज़ वन इश्यू वेयर बोथ साइड्स कैन कम टू अ रिलेटिवली क्विक एग्रीमेंट। उन्होंने कहा दूसरी साइडों पे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा ये सियाचिन क्वेश्चन को लेके है ना, दोनों साइड्स जो है ना एक जल्दी किसी एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। और उसने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मज़ीद डेथ और इंजरीज़ देखने को मिले सोल्जर्स को ऑन आइदर साइड ऑफ दिस फ्रोज़न वेस्टलैंड, कि किसी भी साइड पे हो पाकिस्तान या इंडिया। उन्होंने कहा अब ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे लोगों को है ना हम मज़ीद मरता हुआ देखें। और उन्होंने कहा जी एफर्ट्स स्टार्ट हुई थी 1980s के दरमियान से कि इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए, जब सियाचिन जो है ना वो किसमें फीचर हुआ था, जो अब जो सस्पेंडेड कॉम्पोजिट डायलॉग है दैट बोथ स्टेट्स हैड परस्यूड, जो दोनों स्टेट्स ने परस्यू किया था, तो उसमें भी ये कोशिश की गई थी मिड 1980 में कि इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। और उनका एन एग्रीमेंट जो है ना वो क्लोज था 1992 में, बट इंडियन रिजर्वेशंस इवेंचुअली थ्वाटेड दैट एफर्ट। ठीक है, मतलब ये करीब थे 1992 में कोई एग्रीमेंट के करीब आने पे इस सियाचिन को लेके, लेकिन जो इंडियन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसने आखिरकार जो है ना इस एफर्ट को बिल्कुल रोक दिया, मतलब इसमें कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। ताहम उन्होंने कहा जी 4 डेकेड्स बाद जो है ना, जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, और कई हज़ारों जानों के ज़ाया हो जाने के बाद, it is time for Pakistan India to move to resolve this senseless uh, एंगेजमेंट। उन्होंने कहा कि जी ये 4 डेकेड्स 4 दिहाइयों बाद ना अब ये मौका है, जो कई हज़ारों की तादाद में जो लोग दोनों साइड पे है ना वो जिनकी बात हो चुकी है, उसके बाद के पाकिस्तान इंडिया है ना वो कोशिश करें कि वो हल करें इस सेंसलेस एंगेजमेंट को। और साथ कह रहे हैं कि जी और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें एंड में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी फॉर्मर इंडियन प्रीमियर मनमोहन सिंह जो है ना, उन्होंने एक बार सजेस्ट किया था कि सियाचिन को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, बदल दिया जाए माउंटेन ऑफ पीस में। और इनका वक्त आ गया है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिस्टर सिंह के सजेशन को ले, और क्या है
पाकिस्तान को भी उसने कहा इन काइंड इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि अगर इंडिया वहाँ से इस तरह की कोशिश करता तो यहाँ से भी हमें मस्बत जवाब देखने को मिलना चाहिए, और वहाँ पे क्या है इस तरह की जंग वहाँ पे इनको कोई हल निकालना चाहिए। इफ़ देयर इज़ प्रोग्रेस इन एंडिंग दिस फेस ऑफ ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा अगर कोई हमें प्रोग्रेस देखने को मिली, कोई बेहतरी देखने को मिली, कोई आप कह लें एक तरीके से यहाँ पे जंग बंदी देखने को मिली ना, कि अगर हम उसमें ख़त्म करने में कामयाब हो जाए ये जो फेस ऑफ है, ये क्लैश है ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, फिर क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट कैन ऑल्सो बी मेड इन द ओवरऑल पीस प्रोसेस। तो उन्होंने कहा हम जो दूसरे पीस प्रोसेस है वहाँ पे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम ये सियाचिन को लेके है ना, पाकिस्तान इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से हम लास्ट एडिटोरियल भी देख लेते हैं आज का। वो है हमारे पास डेडली रेन्स। आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मिजरी हमें देखने को मिली है डेडली रेन्स की वजह से। तो अभी भी देने का जारी है ये सारा सिलसिला, और इसमें जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो हमें बुरी नज़र आ रही है वो बलोचिस्तान में है। ठीक है, वहाँ पे वो बता रहे हैं किस तरीके से है ना, वहाँ पे हमें तबाही देखने को मिली है, डिज़ीज़ देखने को मिली है, और रेल और रोड का नेटवर्क जो है ना वो बिल्कुल ये दरम-भरम होके रह गया, और बिल्कुल कट के रह गया है ये अब मुल्क के दूसरे हिस्सों से। और उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि भई वो इनेबिलिटी है, कि मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते कि इस क्राइसिस को टैकल कर सकें, उसका मुकाबला कर सकें और ऑफ़र कर सकें लार्ज स्केल रिलीफ़ और इमदादी कार्रवाइयाँ दे सकें बड़े पैमाने पे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सेंटर को कि वो जी फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, कितनी 50 बिलियन से 60 बिलियन तक। और लेकिन उनका स्टैटिस्टिक्स जो है ना डिसमल हैं, बहुत बुरे हैं, मतलब कोई हमें क्या है, कोई ऑप्टिमिज़्म नज़र नहीं आता। कह रहे हैं कि 200 लोग तकरीबन मर चुके हैं बारिशों की वजह से, 800 किलोमीटर ऑफ रोड जो है ना वो तबाह हो गई हैं, 20,000 घर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वॉश अवे हो गए हैं, और 1 लाख लाइव स्टॉक जो है ना हैव पेरिश्ड, वो ख़त्म हो गए हैं, यानी ये माल मवेशी होते हैं वो भी ज़ाया हो गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि जी 7,000 के करीब जो लोग हैं ना वो रह रहे हैं रिलीफ कैंप्स में, कब अगस्त के सेकंड वीक तक। और ये देखते हुए ये इतनी गंभीर सूरत हाल है, और उन्होंने कहा इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, जो इनके पास जो कलील ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अब बिल्कुल नाकाम हुए हैं रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। और ये देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है रिलीफ देने का बलूचिस्तान के लोगों को। ऐसी उम्मीद की जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो जल्दी जवाब देगी। इस जो प्रोविंस ने कहा है कि जी हमें इतने इतने पैसे दो और हमारी मदद करो, और वो उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देगी, ताकि जो घर हैं वो दोबारा रीबिल्ड हो सकें और रोड्स और रिहेबिलिटेट किया जा सके अफेक्टेड फैमिलीज़ को। इस दौरान उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के हवाले से बात हो गई, और दूसरा ये हमें बहुत ज़्यादा तो ये बारिशें हुई हैं केपी में और सिंध में भी, वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। और उन्होंने कहा ये कराची हमारा मुल्क का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, फाइनेंशियल हब है, और हैज़ नॉट बीन इम्यून आइदर, वो भी क्या है बचा नहीं रह सका कि हम ये कहेंगे जी बलूचिस्तान तो इस बैकवर्ड एरिया था वहाँ पे हो गया। तो उन्होंने कहा ये कराची जैसा फाइनेंशियल हब वो भी है ना वो नहीं बच सका इस सारे जो तबाहकारियाँ थी बारिशों की, मानसून की। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो, और अगर हम देखें अथॉरिटीज़ जो है ना उनके पास उन्होंने कहा अब कोई चॉइस नहीं है, लेकिन क्या है वो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, डेवलपमेंट एंड अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल वेज दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल हैजर्ड्स टू दैट हैव कम टू स्टे। तो उन्होंने कहा इनको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। दी अथॉरिटीज़ हैव नो चॉइस बट टू शिफ्ट अवे। तो मतलब इनको अब दूसरी तरफ देखना होगा। एक तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी ना, रवायती तरीके डेवलपमेंट के और जो अडॉप्ट करने के सस्टेनेबल वेज जो प्रोटेक्ट करें एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को। तो उन्होंने कहा अब इससे क्या है, आपको शिफ्ट अवे करना होगा और आपको कुछ सोचना होगा चीज़ें जिससे आप ये सारे इस मसले का हल निकाल सको। उन्होंने कहा क्लाइमेट रेजिलियंस जो है ना वैसा दिखाई देता है, मस्ट बी स्ट्रेंथन, उसको क्या है मजबूती दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया हुआ था किस तरीके से जो है ना वो हमारे पास बलूचिस्तान, सिंध में, केपी में है ना बारिशों ने तबाही मचाई है, और किस तरह बलूचिस्तान वालों ने कहा कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते, हमें कम से कम आप 50 बिलियन से 60 बिलियन पैसे दो। ठीक है। और ये किस वजह से था, इसमें मैंने बताया कि कितने लोगों की जानें गई, कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो उस हवाले से हमारा ये एडिटोरियल था। बाकी मैं आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। तो रोज़ आप कोशिश कीजिएगा मैं आपसे एक ओपिनियन शेयर करूँ, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। जहाँ तक मैं कर सकता हूँ फ्री वाले उसको मैं कर रहा हूँ। बाकी पेड ग्रुप आपकी मर्ज़ी है, ज्वाइन करें ना करें वीडियो ग्रुप वाला। तो वो अगर ज्वाइन करना है तो 0312 419 1070 के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फ्री ग्रुप है उसका लिंक मैं दे दूँगा। आप जो है ना हमारे फेसबुक से भी ले सकते हैं, और हमारे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी,
यूट्यूब के youtube.com/donnews editorials, वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।